Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel and a very warm welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to revise essay number 550 in a super quick way. Super quick way का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी कंसेप्ट को छोड़ के चलेंगे, हम बहुत ज़्यादा स्पीड में लेकिन हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए चलेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है और क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, तो हमें बिना किसी किसी भी टाइम को वेस्ट किए बगैर वी हैव टू स्टार्ट दिस स्टैंडर्ड. सो हम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 550 जो बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस. राइट, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस स्टैंडर्ड सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है. तो एसे नंबर 550 कहता है कि रिलेटेड पार्टी का मतलब वही है जो मतलब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताता है. मतलब जो भी डेफिनेशन आपके एएस इंडियस दी है वही आपकी रिलेटेड पार्टी का मतलब होगा. फिर ऐसे नंबर 550 ये भी कहता है कि जहां पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क साइलेंट है या जहां पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश करता है इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टी, उस केस में ऐसे नंबर 550 डेफिनेशन देता है रिलेटेड पार्टी की और ऐसे नंबर 550 तीन पॉइंट्स बताता है. ऐसे 550 कहता है कि रिलेटेड पार्टी का मतलब होगा वो एंटिटी वो पर्सन जिस पर्सन का हमारे रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, चाहे वो कंट्रोल डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है किसी भी इंटरमीडियरी के थ्रू, या फिर हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी एंटिटी के अंदर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, चाहे वो कंट्रोल डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है, या फिर हमारी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किसी भी एंटिटी के साथ कॉमन कंट्रोल में है और वो कॉमन कंट्रोल तीन वजहों से आ रहा है. वो कॉमन कंट्रोल आता है या तो कॉमन आपकी ओनरशिप के थ्रू, या फिर आपके जो की मैनेजमेंट के पर्सोनल हैं वो कॉमन है, या फिर जो आपकी इन एंटिटीज के ओनर हैं वो आपस में क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं. तो इन तीनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये एंटिटीज आपकी रिपोर्टिंग एंटिटीज के रिलेटेड पार्टीज होंगी. फिर ऐसे नंबर 550 ये भी बताता है कि किन एंटिटीज को हम रिलेटेड पार्टीज नहीं कहेंगे और यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है. स्टैंडर्ड कहता है कि जहां पे आपका स्टेट कंट्रोल करता है आपकी एंटिटीज को, तो उन एंटिटीज को जो आपकी स्टेट के कॉमन कंट्रोल में आती हैं उन एंटिटीज को रिलेटेड पार्टीज नहीं कहा जाएगा. फिर आपका ऐसे नंबर 550 आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को बताता है. ऐसे नंबर 550 कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज रिटन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चाहे कुछ भी लिखा हो, आपके ऑडिटर को हर सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को जो अराइज होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वजह से, जो अराइज होते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की वजह से, और आपका ऑडिटर एसेस कर सके अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को. और आपके ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी ऑब्टेन करनी है ताकि वो एक कंक्लूजन पे पहुंच सके कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और इन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग. उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि जहां पे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई भी एस्टैब्लिश करता है रिक्वायरमेंट, उस केस में आपका ऑडिटर विल परफॉर्म द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि वो एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सके कि आपकी मैनेजमेंट ने आपके एफआरएफ के साथ कंप्लायंस किया है, मतलब अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करी है और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करी है. राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव लगाता है आपका एसे नंबर 550 ऑन योर ऑडिटर. उसके बाद एसे नंबर 550 कुछ रिक्वायरमेंट्स भी सेट करता है, मतलब आपके ऑडिटर के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स डालता है जो काम आपके ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जो हमने अभी ऊपर देखा. एसे नंबर 550 कहता है कि सबसे पहले आपका ऑडिटर करेगा रिस्क की असेसमेंट. आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करेगा कि इन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से, इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वजह से
कौन कौन सा रिस्क अराइज होता है, और रिस्क की असेसमेंट करने के लिए आपके ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की और अपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की, और अपनी इंगेजमेंट टीम के साथ जब वो डिस्कशन कर रहा होगा, मतलब जब प्लानिंग के टाइम पे वो अपनी टीम के साथ डिस्कशन करेगा, उस टाइम पे वो स्पेशल कंसीडरेशन लेगा कि कौन कौन सा रिस्क आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और इन रिलेशनशिप की वजह से अराइज हो सकता है। तो जब भी आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उस टाइम पे आपका ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है आपकी मैनेजमेंट के साथ। वो आपकी मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करके उनसे पूछ सकता है कि मैनेजमेंट आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो अपनी रिलेटेड पार्टीज को, और पिछले साल से इस साल में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आपके रिलेटेड पार्टीज में। दूसरा, इनका रिलेशनशिप क्या है, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ दिस रिलेटेड पार्टीज विद योर रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब क्या ये आपके एसोसिएट हैं, जेवीज हैं, सब्सिडीज हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तीसरी चीज, किस टाइप की ट्रांजैक्शंस आपने अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ एंटर करी है ड्यूरिंग द पीरियड। इन सारी चीजों की इंक्वायरी आपका ऑडिटर कर सकता है आपकी मैनेजमेंट के साथ। उसके साथ साथ जब भी आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, वो इंक्वायरी करेगा विद द अदर पर्सोनल विद इन द एंटिटी, मतलब आपके एम्प्लॉइज के साथ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं, क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स अलाउ करते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स एंड अकाउंटिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उसके साथ साथ अगर कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है तो क्या उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन होता है, प्रॉपर अप्रूवल होता है, और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या उस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, प्रॉपर अप्रूवल होता है, तो आपका ऑडिटर इन कंट्रोल्स के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा उन सिचुएशंस को लेकर विच मे बी इंडिकेटिव ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है इन पर्टिकुलरली ये जो सिचुएशंस हैं दीज मे बी इंडिकेटिव ऑफ योर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। आपका ऑडिटर किन किन चीजों के बारे में अलर्ट रह सकता है जब भी वो कंफर्मेशन मंगवाता है, मतलब जब भी वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाता है, चाहे वो लीगल की एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाता है, किसी बैंक से कंफर्मेशन मंगवाता है, किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मंगवाता है, जो उसको ऑडिट एविडेंसेस उन कंफर्मेशन से मिलता है, तो आपका ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए कि क्या उन ऑडिट एविडेंस में कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो एक इंडिकेशन हो सकती है आपके रिलेटेड पार्टीज को लेकर। दूसरा पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर मीटिंग्स जो आपकी मैनेजमेंट करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, उन मीटिंग्स की मिनट्स को वो पढ़ाई कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर कोई और डॉक्यूमेंट जो आपके ऑडिटर को रेलिवेंट लगता है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद स्टैंडर्ड 2 डायरेक्ट क्वेश्चन बताता है, मतलब यहां से एग्जाम में 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 कि कौन कौन से पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आपका ऑडिटर आपकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। एग्जाम में यहां से 4 से लेकर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन पॉसिबल सोर्सेज के जो सोर्सेज मतलब जहां से आपका ऑडिटर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट है, यहां से ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ नहीं है, तो इसको आप सेल्फ कवर कर लेना, पर कर लेना कोई भी 4-5 या 6 पॉइंट आप इसके कवर कर लेना एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। उसके बाद आता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे कि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो नंबर 1, अगर आपकी एंटिटी कोई भी एक्विजिशन करती है, मर्जर करती है या कॉम्प्लेक्स इक्विटी की ट्रांजैक्शंस में एंटर होती है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शंस आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके साथ साथ अगर आपकी एंटिटी किसी ऑफशोर एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही है, एक ऐसी एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही है जिस एंटिटी के कंट्री के लॉ क्या है, वीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी आप आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कहेंगे। या फिर आपकी एंटिटी अपनी प्रीमाइसेस को लीज आउट करती है या फिर मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है विदाउट एनी कंसिडरेशन, उन ट्रांजैक्शंस को भी आप आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहोगे। या फिर आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपकी एंटिटी है, वो एक सर्कुलर
सर्कुलर ट्रांजैक्शंस में एंटर करती है, मतलब वो सेल करती है फिर खुद पर खुद उसको बाय भी कर लेती है, राइट। और ये ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं आपके रिलेटेड पार्टीज के बीच में, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को भी आप कहोगे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके साथ साथ आपकी एंटिटी, आपके जैसे ही आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है, उस एक्सपायरी से इमीडिएटली पहले आपकी मैनेजमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स को चेंज कर देती है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि आपके ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, वो आपके पर्सनल से इंक्वायरी करेगा, और उसके बीच में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हैं, इनका ऑडिट प्रोसीजर से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आता है कि आपका ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को जो एसोसिएटेड हो सकते हैं आपके रिलेटेड पार्टीज के साथ, मतलब जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अराइज हो सकती हैं, या फिर जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप में फ्रॉड हो सकता है। डोमिनेंस ओवर योर मैनेजमेंट बाय एनी पर्टिकुलर एंटिटी इज वन ऑफ योर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। मतलब यह पॉइंट कहता है कि जहां पे कोई एंटिटी ऐसी पोजीशन में होती है कि वो आपकी मैनेजमेंट को, आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी को डोमिनेट कर सके, इट इज वन ऑफ योर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, राइट। तो किन किन वजहों से डोमिनेंस अराइज हो सकती है, कौन कौन सी इंडिकेशन हो सकती है कि आपकी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको कोई और एंटिटी डोमिनेट कर रही है, यहां से भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, रिलेटेड पार्टी इज वियोटेड द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। मतलब आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीसीडब्ल्यूजी चाहे कोई भी डिसीजन ले ले, आपकी ये रिलेटेड पार्टी आकर उसको वोट आउट कर देती है, उसको रूल आउट कर देती है, तो हम कहेंगे कि आपकी रिलेटेड पार्टी एक डोमिनेंस पोजीशन में है, और जहां पे आपकी रिलेटेड पार्टी एक डोमिनेंस पोजीशन में होती है वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है, जिसकी वजह से मतलब एक इंडिकेशन होती है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड पार्टी। दूसरा, significant transactions are referred to the related party for the approval। मतलब हमेशा कोई भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे, हमेशा इस रिलेटेड पार्टी का आप अप्रूवल लोगे, किसी एक रिलेटेड पार्टी का आप अप्रूवल लोगे, तो जिस रिलेटेड पार्टी का आप हमेशा फाइनल अप्रूवल लेते हो, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी एक डोमिनेंस की पोजीशन को एंजॉय करती है। आप जब भी कोई बिजनेस प्रोपोजिशन करते हो अपनी इस रिलेटेड पार्टी के साथ, कोई भी इफ बट नहीं करती आपकी मैनेजमेंट, तो भी हम कहेंगे कि आपकी रिलेटेड पार्टी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन को इंजॉय करती है, एक डोमिनेंस पोजीशन को इंजॉय करती है। एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दीस रिलेटेड पार्टीज आर रियरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। मतलब जब भी आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी इस रिलेटेड पार्टी के साथ किसी भी ट्रांजैक्शंस में एंटर करती है, उन ट्रांजैक्शंस को कोई हार्डली रिव्यू करता है, कोई हार्डली ही उसका चेकिंग करता है, तो हम कहेंगे कि ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि कोई भी आपकी रिलेटेड पार्टी एक डोमिनेंस पोजीशन को एंजॉय करती है, और जब कोई रिलेटेड पार्टी किसी एक डोमिनेंस पोजीशन को एंजॉय करती है वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है, राइट। तो एक बार जब आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट कर लेगा कि किन किन फैक्टर्स की वजह से रिस्क अराइज होता है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ते हैं। मतलब ऊपर उसने क्या लगाया, ऐसे 315, अब वो क्या लगाएगा, ऐसे नंबर 330। अब ऐसे नंबर 330 लगाने के लिए अलग अलग सिचुएशन एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 1, पहली सिचुएशन क्या होगी, अगर आपके ऑडिटर ने कुछ ऐसे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया है या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया है जो आपकी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी थी, उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली जाकर अपनी एंगेजमेंट टीम को बताना पड़ेगा कि ये रिलेटेड पार्टीज मैंने आइडेंटिफाई करी हैं और ये ट्रांजैक्शंस उनके साथ हुई हैं जो मेरी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करी थी। दूसरा, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई एस्टैब्लिश करता है रिक्वायरमेंट, मतलब कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट लगाता है, तो आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि मैनेजमेंट आपने जो भी इस न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस करी है उसको आप एक आइडेंटिफाई करो, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दो। उसके साथ साथ वो मैनेजमेंट से क्वेश्चन भी पूछेगा, इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट जो भी कंट्रोल्स आपने लगाए हैं इन रिलेशन टू योर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप, वो कंट्रोल्स आपकी इन रिलेटेड पार्टीज को क्यों नहीं ढूंढ पाए जो मैंने ढूंढी है, राइट। फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को
को जो भी अप्रोप्रिएट सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स सही लगेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू सच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस, आपका ऑडिटर वो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है और आपके ऑडिटर को आपकी जो इनिशियल उसकी रिस्क की असेसमेंट थी उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आपके ऑडिटर को कुछ नया मिला है, उसको कुछ नई रिलेटेड पार्टीज मिली हैं, तो हो सकता है जो उसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी को लेकर, जो उसकी इनिशियल रिस्क की असेसमेंट थी, उसको उसकी रिवीजन करनी पड़े। हो सकता है कि जो उसका एनटीई था आपके रिस्पॉन्सेज का उसको भी रिवाइज करना पड़े। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि ये नॉन डिस्क्लोजर आपकी मैनेजमेंट ने इंटेंशनली किया है तो आपके ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन थी फ्रॉड को करने की, राइट। तो ये आपके ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे जब आपके ऑडिटर को कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मिली है या कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुआ है जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया था। फिर उसके बाद कहता है कि आपके ऑडिटर को अगर कोई ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मिल जाए विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दिए कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को आप आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहेंगे। अगर आपके ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस मिल जाए विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उस केस में आपके ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा एग्रीमेंट। अगर आपकी एंटिटी ने उस एंटिटी के साथ एग्रीमेंट किया है तो वो उसकी इंस्पेक्शन करेगा, चेकिंग करेगा, ताकि वो इवेल्युएट कर सके सबसे पहले तो बिजनेस रैशनल कि रीजन क्या था इस टाइप की ट्रांजैक्शन को करने का। मतलब अगर मर्जर हो रहा है तो किस टर्म्स पे मर्जर हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। सेकंड, क्या जो आपके टर्म्स हैं ट्रांजैक्शंस के, जब भी उसने एग्रीमेंट को रीड किया होगा, जो भी उसके टर्म्स थे उस एग्रीमेंट के, दोज टर्म्स आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। मतलब मैनेजमेंट जो भी एक्सप्लेनेशन दे रही है उन दोनों में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। और क्या इन ट्रांजैक्शंस को एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया है, प्रेजेंट किया गया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय योर मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस भी ऑब्टेन करेगा कि ये ट्रांजैक्शंस क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होनी चाहिए और अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट ने जो भी असर्शंस दी हैं इन रिलेशन टू दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना पड़ता है, उसको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं कि वो असर्शंस सही हैं, आपकी मैनेजमेंट ने प्रॉपर अप्रूवल लिया है उन ट्रांजैक्शंस के लिए, उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू अदर रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 550, मतलब कुछ और बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो एसए नंबर 550 बोलता है। क्या सबसे पहले आती है एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात। मतलब आपका ऑडिटर क्या चाहे तो आपकी मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है एज पर एसए नंबर 580 कि आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर को जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप उनको पता था उन्होंने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया है और उन्होंने अपने सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, रिलेशनशिप को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्क्लोज किया है। उसको कम्युनिकेशन भी करनी पड़ेगी अपनी टीसीडब्ल्यूजी के साथ अगर उसको कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप ऑन द टाइमली बेसिस। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अल्टीमेटली आपका ऑडिटर एज पर एसए नंबर 230 क्या कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन कर देगा इन रिलेटेड पार्टीज की और किस टाइप का रिलेशनशिप आपकी एंटिटी का है इन रिलेटेड पार्टीज के साथ और कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी एंटिटी ने इन आपकी रिलेटेड पार्टीज के साथ एंटर करी है। एंड दिस वाज योर एसए नंबर 550। वेरी सिंपल। बस मैं एक समराइज कर देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा कि एसए नंबर 550 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि रिलेटेड पार्टी में क्या नहीं आता है। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर हमने देखी कि अगर आपके ऑडिटर को अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो उसको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसके बाद उसको रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हमने देखा कि आपके ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की और उनके रिलेशनशिप की। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का आपका एक वे क्या होता है कि इंक्वायरी कर लेना। मतलब आपकी मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है, आपके पर्सोनल से इंक्वायरी कर सकता है और वो फ्रॉड
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा जिनकी वजह से उसको लगता है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप। उसके साथ साथ एक पॉइंट हमने ये भी देखा कि आपका ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा इन रिलेशन टू दोज सिचुएशंस व्हिच मे बी इंडिकेटिव ऑफ रिलेटेड पार्टीज। जब एक बार आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट कर लेगा उसके बाद वो ऐसे नंबर 330 में जाकर रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। वहां पे हमने तीन सिचुएशन देखी। पहली सिचुएशन क्या देखी कि अगर आपके ऑडिटर को कुछ भी ऐसी न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या रिलेशनशिप मिलती है जो आपकी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी थी तो आपके ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। उसके बाद हमने देखा कि आपके ऑडिटर को अगर कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिलती, कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिलती है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो उसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। और जो भी असर्शंस आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की है उस असर्शंस के ऊपर आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना है और कंफर्ट लेने के लिए उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि आपके ऑडिटर को कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपकी टीसीडब्ल्यूजी के साथ इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट मैटर जो भी उसको मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन वो करेगा। और एक पॉइंट और था हाँ कि आपका ऑडिटर चाहे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मांग सकता है आपकी मैनेजमेंट से। दिस वाज योर एसे नंबर 550। इसके अलावा दो डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि कौन कौन से पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आपका ऑडिटर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। दूसरा आपका कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एज आई सेड कि ये बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है अगर आप उसको सही टुकड़ों में बांट दो। ऑडिट प्रोसीजर्स को आप अलग कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप अलग कर लो। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एज ऑफ येट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और नाइट जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो। बाय। ऐसे नंबर 560 भी कवर ही कर लेते हैं। ऐसे नंबर 560 बात करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू द सब्सिक्वेंट इवेंट। बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड यू शुड नो कि मतलब क्या होता है सब्सिक्वेंट इवेंट का। तो सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और आपकी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की डेट के बीच में होते हैं, उन इवेंट्स को कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। उसके साथ साथ वो फैक्ट्स, वो बातें जो आपके ऑडिटर को पता लगती हैं अपनी रिपोर्ट की डेट के बाद, और अगर आपके ऑडिटर को इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता होता तो आपके ऑडिटर ने एक डिफरेंट ऑडिट ओपिनियन दिया होता। इनको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। और ऐसे नंबर 560 के स्कोप में आती हैं कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू दीज सब्सिक्वेंट इवेंट। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपके ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अदर इंफॉर्मेशन को लेकर, वो अदर इंफॉर्मेशन जो आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर को देती है ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, वो यहां पे कवर नहीं होगी, वो ऐसे नंबर 720 में कवर होगी। उसके बाद स्टैंडर्ड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताता है। नंबर 1, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो भी लेटेस्ट डेट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है मोस्टली क्या होगी, वो 31 मार्च ही होगी। मतलब 31 मार्च 2017 है और 31 मार्च 2016 है, मतलब कंपैरेटिव भी होंगे, तो उस केस में 2017 को हम बोलेंगे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फिर कहता है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बोर्ड के सामने रखी जाती है फॉर द अप्रूवल, उसको डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिस डेट पे आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को बनाता है, अपना ओपिनियन देता है। डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड का मतलब हुआ जब भी ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को इशू की जाती है, फॉर एग्जांपल योर शेयर होल्डर्स। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया। उसके बाद ऐसे नंबर 560 आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करता है अंडर 3 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उन इवेंट्स को लेकर जो इवेंट्स उसको मिले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद। मान लो 31 मार्च की डेट के बाद, लेकिन उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट की डेट से पहले, मान लो उसने अपनी रिपोर्ट दी है अपनी मई में, तो उस डेट से पहले जो भी उसको इवेंट मिले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सके कि जो भी इवेंट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुए हैं पर आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट से पहले हुए हैं, आपकी मैनेजमेंट ने उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है। दूसरा, योर ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन दोज मैटर्स जिसके रिलेशन में आपके ऑडिटर को पहले ही ऑडिट एविडेंसेस मिल चुके हैं। ये पॉइंट क्या है कि अगर आपका ऑडिटर ने जब
जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसने ऑडिट करी और आपका ऑडिटर नॉर्मल अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था और उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते टाइम उसको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले और आपके ऑडिटर को जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं इन रिलेशन टू दो सब्सिक्वेंट इवेंट, तो आपका ऑडिटर जब एसए नंबर 560 में आकर भी कंफर्ट लेता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर, तो आपके ऑडिटर को दोबारा से इन इवेंट्स के ऊपर कंफर्ट लेने की नीड नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को रिस्क की असेसमेंट करनी है और जब वो रिस्क की असेसमेंट करेगा, वो रिस्क की असेसमेंट इसलिए करता है ताकि वो अपने रिस्पॉन्सेज का एनटीई डिसाइड कर सके और रिस्क की असेसमेंट के टाइम पे वो परफॉर्म करेगा कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स, वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि वो आपकी मैनेजमेंट अपने इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करती है, वो आपकी मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, आपकी टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करेगा कि ड्यूरिंग द ऑडिट ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या आपकी मैनेजमेंट को टीसीडब्ल्यूजी को कोई भी इवेंट या कंडीशन मिला है, कोई भी इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है। उसके साथ साथ वो आपके मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की मीटिंग्स की मिनट्स को भी पढ़ सकता है इन ऑर्डर टू नो कि क्या कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हुआ है। आपकी एंटिटी की अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है तो वो उसकी भी रीडिंग कर सकता है, राइट। उसके बाद अगर आपके ऑडिटर को कोई भी ऐसा इवेंट मिलता है जो अराइज हुआ है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद लेकिन आपके ऑडिटर की रिपोर्ट से पहले, तो आपका ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या उस इवेंट का प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर आपके मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया है। इसके साथ साथ आपका ऑडिटर आपके मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है एज पर एसए नंबर 580 कि जो भी आपके एडजस्टिंग इवेंट्स थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड AS4 में दो टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब होता है कि जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती थी पर वो हुए बैलेंस शीट डेट के बाद, तो उन इवेंट्स को कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और आपकी मैनेजमेंट को एक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना पड़ता है इन रिलेशन टू द एडजस्टिंग इवेंट। तो आपका ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि जो भी एडजस्टिंग इवेंट थे आपकी मैनेजमेंट ने उन एडजस्टिंग इवेंट के प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है, प्रॉपर एडजस्टमेंट करी है। फिर आती है सिचुएशन नंबर 2 जो बात करती है उन फैक्ट्स को लेकर जो फैक्ट्स आपके ऑडिटर को पता लगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, पर वो ऑडिट रिपोर्ट अभी तक मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टीज को इशू नहीं करी है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि एक बार जब हमारे ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो मेरे ऑडिटर की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर ये इवेंट्स कुछ ऐसे इवेंट्स है, ये बातें, ये फैक्ट्स ऐसे फैक्ट हैं, अगर इन फैक्ट्स के बारे में आपके ऑडिटर को पहले से पता होता तो उसने एक डिफरेंट ऑडिट ओपिनियन दिया होता, उस केस में आपका ऑडिटर डिस्कस करेगा इस मैटर को अपनी मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और वो ये देखेगा कि क्या मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमेंडमेंट कराने की नीड है और जो मेरी मैनेजमेंट है वो कैसे इस मैटर को एड्रेस करने की सोच रही है। अगर आपकी मैनेजमेंट अमेंड कर देती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, राइट, उस केस में आपके ऑडिटर को भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा टू दिस अमेंडमेंट। उसके साथ साथ कहता है कि आपका ऑडिटर इस सिचुएशन में क्या करेगा, एक नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और जहां पे लॉ और रेगुलेशन आपके मैनेजमेंट को प्रोहिबिट नहीं करते हैं फॉर द अमेंडमेंट, मतलब आपके लॉ और रेगुलेशन अलाउ करते हैं, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलाउ करता है कि आपकी मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर सकती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू द एक्सटेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट, तो आपके ऑडिटर को भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा इन सब्सिक्वेंट इवेंट तक। और आपका ऑडिटर उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, या तो एक एडिशनल डेट डाल सकता है जो एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड होगी इन सब्सिक्वेंट इवेंट तक, या फिर एक नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और दोनों ही सिचुएशन में इसको क्या इशू करना पड़ेगा, जब भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसमें एक ओएम या फिर ईओएम पैरा ऐड कर देगा, राइट। उसके बाद कहता है कि अगर मान लो आपके ऑडिटर को लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, और आपकी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है फॉर द अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपका ऑडिटर उस केस में क्या करेगा, एक मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन देगा एज पर एसए नंबर 705। और कहां पे थे हम और वो इंश्योर करेगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये आपकी थर्ड पार्टी को इशू नहीं होनी चाहिए, राइट।
तीसरी सिचुएशंस आती हैं वो फैक्ट्स जो आपके ऑडिटर को पता लगते हैं जिस टाइम पे आपकी मैनेजमेंट ने इस ऑडिटेड रिपोर्ट को अपनी थर्ड पार्टीज को इशू कर दिया है। तो स्टैंडर्ड कहता है इन मैटर्स को लेकर भी मेरे ऑडिटर की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर ये फैक्ट्स ऐसे हैं और जो फैक्ट्स अगर आपके ऑडिटर को पहले से पता होते तो आपके ऑडिटर ने एक डिफरेंट ऑडिट ओपिनियन दिया होता, उस केस में योर ऑडिटर विल डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजमेंट एट द TCWG और वो डिटरमाइन करेगा कि क्या मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अमेंड करने की नीड है और आपकी मैनेजमेंट से वो इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट कैसे इस मैटर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करने वाली है। ये बातें ऊपर वाले में हमने ऊपर सेकंड वाली सिचुएशन में भी कवर करी हैं। उसके बाद अगर आपकी मैनेजमेंट अमेंड कर देती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर को नेसेसरी लगते हैं इन द गिवन सिचुएशन वो परफॉर्म करेगा और वो इंश्योर करेगा कि जिसको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है उनको इस सिचुएशन के बारे में अवेयर किया जाए और आपका ऑडिटर एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे देगा और उस अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या डालेगा, एक EOM पैरा और OM पैरा स्पेसिफाइंग द रीजंस फॉर सच अमेंडमेंट। उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी इंक्वायरीज की जा सकती हैं आपकी मैनेजमेंट से ताकि आपके ऑडिटर को क्या मिल सके, इंडिकेशन मिल सके, उसको सिचुएशन मिल सके कि क्या कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हुआ है या नहीं अराइज हुआ है। राइट, तो ये तुम याद कर सकते हो कि कौन कौन सी इंक्वायरीज है ये तुम खुद से लर्न कर सकते हो। कोई भी 4-5 इंक्वायरीज आप याद कर लेना, 5 तो नहीं 6 तो तुम कर ही लेना, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता तो 6 इंक्वायरीज तुम्हें याद होनी चाहिए, एक आधी भूल भी जाओ तो। राइट, तो ये वो इंक्वायरीज हैं जो आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं है। सो दिस वॉज योर एसे नंबर 560। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, बहुत ही ईजी सा स्टैंडर्ड है। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। इसको ना समझ के करना क्योंकि यहाँ से MCQ के क्वेश्चन भी बनते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। पहले से बोल चुकी हूँ, लास्ट वाला पार्ट दोबारा से बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हैव अ ग्रेट डे, नाइट, बाय बाय।